नमस्कार साथियों। आज जो सहायक आचार्य इतिहास पेपर नंबर 2 आयोजित किया गया, उसका उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उनका क्या सही आंसर होना चाहिए, क्या आपने किया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं, बिना किसी अतिरिक्त चर्चा के सीधा पहले प्रश्न पे पहुंचते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप और हम इस वीडियो के बारे में, इसके प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने जो है इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो उससे संबंधित संपूर्ण कंटेंट आपका, उसका जो है टाइम टेबल, इसका जो फ्री डेमो टेस्ट है वो हमारी एप्लीकेशन का जो है लिंक, इसके अलावा हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के लिंक हैं वो भी आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पेड है। चलिए पहले प्रश्न पे पहुंचते हैं। मध्यकालीन भारत में निम्न में से कौन सा तुरुस्क दंड था? पहला प्रश्न था तुरुस्क दंड से, तो तुरुस्क दंड क्या था? अशोक का एकमात्र द्विभाषिक लेख था, या मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था, या भारत में ब्रह्मी लिपि का प्राप्त सबसे पुराना अभिलेख था, या वह स्थान जहां की स्त्रियों ने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था वो था। तो तुरुस्क दंड जो है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। इसका जो सही उत्तर है साथियों, वो आपको 2 नंबर का मार्क करना था, मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। अब यहां पर अशोक का एकमात्र द्विभाषिक लेख कौन सा था, तो वो आपको पीपर हवा बताना है। इसके बाद में भारत में ब्रह्मी लिपि का प्राप्त सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो वो शेरकुना याद रखना है। और वह स्थान जहां की स्त्रियों ने यूरोपियों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था, तो वो अस्मक राज्य था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय आपके अस्मक राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। तो यहां पर पहले विकल्प से, पहले प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर है उसके साथ 3 जो अतिरिक्त विकल्प हैं उनका भी यहां पर जो है व्याख्या दी गई है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है साथियों, भारत में किस यूरोपीय शक्ति द्वारा सर्वप्रथम किला, किसी भी यूरोपीय शक्ति द्वारा सर्वप्रथम किला कहां बनाया गया था? कोचीन में, वैशाली में, जैजाक भुक्ति में, या बखर में? अब साथियों यहां पर जो 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों से एक एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देने का प्रयास इस टेस्ट में दिया गया था। यहां देखिए, कोचीन आपका जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना था कोचीन। ठीक है, भारत में किसी भी यूरोपीय शक्ति द्वारा सर्वप्रथम जो किला बनाया गया था वो कोचीन में बनाया गया था। फिर दूसरा विकल्प है आपका वैशाली। तो वैशाली को यहां पर ऑप्शन में इस वजह से दिया गया था क्योंकि वैशाली से संबंधित प्रश्न पूछा गया है पिछली टेस्ट सीरीज में। तो वैशाली क्या था? बौद्ध संघ में स्त्री प्रवेश की सर्वप्रथम अनुमति वैशाली में दी गई थी। ठीक है। अच्छा, बखर क्या है? बखर है इतिहास रचना के साधन है। ठीक है, बखर इतिहास रचना के साधन है। और तीसरा विकल्प है आपका जैजाक भुक्ति। तो जैजाक भुक्ति क्या है? जैजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जो परीक्षा में बार बार पूछा गया है। इस प्रकार हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है साथियों, उसमें प्रत्येक विकल्प के साथ जो प्रत्येक प्रश्न के साथ जो अतिरिक्त 3 विकल्प होते हैं, उन विकल्पों के भी आपको सही आंसर बार बार आपके दिमाग में डाले जाते हैं ताकि परीक्षा में यदि उसे संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आप तुरंत उसका आंसर कर सकें। अब देखिए, 2 प्रश्न हमने किए हैं लेकिन 8 फैक्ट हमको याद हुए हैं। जो एग्जैक्ट आंसर है दूसरा कि यूरोपीय शक्तियों द्वारा सर्वप्रथम किला कहां बनाया गया, तो सही आंसर तो आपका कोचीन है। लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये हो गई कि बौद्ध धर्म में स्त्री प्रवेश की सर्वप्रथम अनुमति वैशाली में दी गई थी, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जैजाक भूति था, और इतिहास रचना के जो साधन होते हैं वो बखर हैं। अब ये अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग विकल्पों में ये प्रश्न पूछे गए थे। तीसरा, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? बूंदी शैली, जयपुर शैली, कांगड़ा शैली, या किशनगढ़ शैली? अब यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो किशनगढ़ शैली बताना था। निहाल चंद द्वारा चित्रित बनी ठनी का चित्र मारवाड़ के किशनगढ़ शैली का है। इसकी तुलना मोनालिसा से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बनी ठनी राजा सामंत सिंह की सौतेली मां बैंक वाट जी की एक नौकरानी या दास लड़की थे। अब ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो ये आपको ध्यान रखना है। एक परीक्षा में पूछा गया था कि सामंत बनी ठनी जो है वो सामंत सिंह की सौतेली मां की एक नौकरानी थी। उस सौतेली मां का नाम क्या था? तो यहां पर आपको ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको और किसी बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पर आपको उपलब्ध करवाई गई है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आरजे टेस्ट सीरीज गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। यदि आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न है, परिचय दीजिए कि आप इतिहास के पाठक हैं। दिए हुए मानचित्र को ध्यान दीजिए। मानचित्र को देखना है और मानचित्र के माध्यम से आपको ये बताना है कि ये मानचित्र में जो मार्ग बताया गया है उसका अनुसरण किसने अपने सैन्य अभियानों में पूरा किया था।
तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, मलिक काफूर, राजेंद्र चोल और हर्षवर्धन, 4 विकल्प दिए गए थे पेपर में, तो आपका सही आंसर आपको बताना है मलिक काफूर। मानचित्र में उल्लेखित मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और दक्षिणी भारत विजय के क्रम में देवगिरी, फिर वारंगल, फिर होयसल, फिर मालाबार, फिर मदुरै को विजित करते हुए वो रामेश्वरम तक पहुंचे थे। अच्छा साथियों, 5वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा की निम्न में से किस कारण चालू की गई थी? सेना में भर्ती की जा सके इस वजह से, या राजस्व संग्रह में सुविधा हो इस वजह से, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चितता करने के लिए, या साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके इसलिए। तो ये जो आपका 5वां प्रश्न का उत्तर है वो आपको 4 नंबर का विकल्प आपको बताना था, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके इसलिए मनसबदारी व्यवस्था को शुरू की थी। अच्छा, कब की गई थी? 1575 में। मनसब का अर्थ क्या है? इसका जो है शब्द कौन सी भाषा का है? अरबी। और अर्थ क्या है? पद। किसके द्वारा शुरू की गई? अकबर के द्वारा। ठीक है। 6वां प्रश्न देखिए। अपनी शक्ति को सुमिलित करने के बाद बलबन ने निम्न में से किस भव्य उपाधि को धारण किया था? ठीक है। जिले इलाही, केसरी हिंद, तूतीय हिंद और दीन इलाही। अब साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिले इलाही को देखते हुए आप अकबर को जो है मार्क करते, लेकिन यहां पर मैंने प्रश्न को चेंज किया है ताकि आपको यह ध्यान रहे कि बलबन ने भी जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। अच्छा, बलबन की उपाधि आपका यहां पर जो 6ठा प्रश्न है, 6ठे प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर आपको बताना है बलबन। ठीक है। अच्छा, बलबल ने जिले इलाही का उपाधि धारण की थी। अच्छा, तूतीय हिंद का संबंध किससे? अमीर खुसरो से। और केसरी हिंद का संबंध है महारानी विक्टोरिया से। महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। अच्छा, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। तो यहां पर देखिए विकल्प जो हैं वो प्रत्येक विकल्प से आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है, और राजस्थान में शायद ही कोई ऐसी टेस्ट सीरीज हो जिसमें इस प्रकार का कंटेंट आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी जैसे एक पेपर हो गया है, ये दूसरा पेपर है, टोटल पेपर इसमें 16 हैं, और कुछ कंप्लीट सिलेबस में हैं, कुछ जो है आपके यूनिट बेस हैं, और साथ ही आपके कंप्लीट जो सिलेबस है उसमें यूनिट टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट एक्स्ट्रा और दिए गए हैं। जो 16 जो टेस्ट हैं उसके अतिरिक्त वो सारे हैं। 17वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न, सल्तनत काल में निम्न में से फवाजिल का अर्थ क्या था? क्या थे फवाजिल? तो फवाजिल अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भुगतान था, या फिर वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी थी, या कृषकों से ली जाने वाली गैर कानूनी और जबरन वसूली थी, या इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी। अब ये जो फवाजिल था साथियों, वो आपका 4 नंबर का विकल्प यहां पर आपको मार्क करना था। इक्तेदारों द्वारा जो सरकारी खजाने में राशि जमा की जाती थी, अतिरिक्त राशि जमा करवाई जाती थी, उसको फवाजिल कहा जाता था। होता क्या था कि जो इक्तिदार है वो राजस्व का एकत्रित करता था, और उसमें से जो सैनिकों का वेतन और अपना खुद का निजी खर्चा जितना होता था वो काट के जो शेष राशि बचती थी उसको केंद्रीय खजाने में भेजता था, और उसको फवाजिल कहा जाता था। ठीक है। 8वां प्रश्न देखिए। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? ठीक है। पहाड़ी कला पे नहीं पड़ा, या राजस्थानी कला पे मुगल प्रभाव नहीं रहा, या कांगड़ा पे नहीं पड़ा, या कालीघाट पे नहीं पड़ा। तो यहां पे जो 3 जो ऊपर वाले विकल्प हैं, पहाड़ी, राजस्थानी और कांगड़ा, इस पर तो आपको पता है कि मुगल चित्रकला का स्पष्ट रूप से प्रभाव देखा जा सकता है। लेकिन जो कालीघाट चित्रकला है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसका प्रचलन था, और मुगल शासकों के नियंत्रण में बहुत कम समय तक ही रहा था। इस वजह से इस कला पर मुगलों का प्रभाव नहीं देखा गया, जबकि पहाड़ी, राजस्थानी और कांगड़ा चित्रकला पर तो मुगल प्रभाव का स्पष्ट रूप से प्रभाव देखा जा सकता है। तो 8वां प्रश्न ये हो गया। अब 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली का निम्न में से कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ी जाल का निर्माता था? ठीक है। तो इल्तुतमिश था, या गयासुद्दीन तुगलक था, फिरोज तुगलक था, या सिकंदर लोदी ने सबसे ज्यादा नहरों का जाल बिछाया था? तो यहां पर सही उत्तर आपका फिरोज तुगलक होगा, क्योंकि फिरोज तुगलक जो है उन्होंने कई नहरों का निर्माण करवाया, कई का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है। तो और फिरोज तुगलक ने ही सबसे बड़ी नहर जो थी उलुग खानी नहर, जो यमुना से हिसार तक जाती थी, लगभग 150 मील लंबी थी, उसकी जो रचना है, उसका जो बनाया निर्माण है वो भी आपके फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें तथा सही कालक्रम अनुसार इसको बताइए। ठीक है। यानी सबसे पहले किसकी रचना हुई, उसके बाद में किसकी रचना हुई। अब यहां पर 4 इमारतें आपको दी गई थी।
तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी। तो आपको ये ध्यान रखना है, कुतुब मीनार जो है सबसे पहले बनी थी। आपको यदि कुतुब मीनार का पता है तो आप निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर कर देते। कुतुब मीनार की रचना जो निर्माण है वो 1192 में किया गया था, और तुगलकाबाद इसके बाद में बना था 1321 में। लोधी गार्डन 1517 में बना, और फतेहपुर सीकरी आपको पता है फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाई थी 1569 में। तो आपका जो दूसरे नंबर का विकल्प है वो आपका सही आंसर इसमें होना था, जो आपको करना था। अच्छा, अब देखिए 11वां प्रश्न देखिए, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कई बार ये आईएएस में भी पूछा गया है, इंटरव्यू तक जो साक्षात्कार होते थे इंटरव्यू आपके इतिहास में आईएएस के लिए, उसमें भी इस प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है। देखिए यहां पर शिक्षक नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए या ध्यान मग्न। तो दक्षिणामूर्ति जो है वो भगवान शिव का चित्रण है, और इसमें सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शिक्षक आदि गुरु के रूप में इसमें चित्रित किया गया है। गुरु के रूप में भगवान का एक पहलू है दक्षिणामूर्ति, जो ज्ञान के साथ प्रबुद्ध करता है और ऊंचा और समृद्ध करता है। तो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा का संबंध किससे है? शिक्षक से। ठीक है, 12वां प्रश्न देखिए, निर्देश ऊपर आपको पढ़ने हैं। निम्नलिखित प्रश्नांशों में से दो कथन है, कथन 1 तथा कथन 2। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों कथन अलग अलग सही है, तो और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, तो आपको 1 नंबर का उत्तर बताना है। ठीक है, दोनों कथन अलग अलग सही है, किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो आपको 2 नंबर का विकल्प बताना है। और कथन 1 सही है और 2 गलत है तो 3 नंबर का विकल्प बताना है, और कथन 1 गलत है और 2 सही है तो 4 नंबर का विकल्प बताना है। अब यहां पे कथनों पे अपन चलते हैं। देखिए, अच्छा, पहला कथन क्या है? जहांगीर के राज्यकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी। बिल्कुल सही है। जहांगीर तो यहां तक बता देता था कि कोई एक चित्र है और उस एक चित्र के अलग अलग पार्ट्स को, यदि जैसे मान लो एक मनुष्य का चित्र किसी उस उनके सामने आया, और उसकी गर्दन यदि किसी दूसरे चित्रकार ने, आंखें दूसरे चित्रकार ने, बाल किसी दूसरे चित्रकार ने बनाए हैं, तो जो जहांगीर है उतना पारखी हो गया था, तो वो बता देता था कि इस चित्र में आंखें फला चित्रकार ने बनाई है, बाल उस फला चित्रकार ने बताई है। मतलब बहुत ही पारखी जहांगीर हो गया था चित्रकला में। तो ये पहला विकल्प तो आपका सही है। दूसरा देखिए, औरंगजेब का राजदरबार मुगल चित्रकला शैली के कुछ सर्वाधिक ख्यात कलाकारों से अलंकृत था। ठीक है, तो यह विकल्प आपका गलत है, क्योंकि औरंगजेब तो इसका दुर्विरोधी था। इस्लाम में चित्रकला का निषेध बताया गया है, और वो एक कट्टर मुस्लिम शासक था औरंगजेब, तो उसके समय में चित्रकला से संबंधित इस प्रकार की कोई भी ख्याति, कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं हुई थी। तो यहां पर कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, इसलिए विकल्प नंबर 3 का चयन आपको करना था। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य का नियमित प्रतिनिधि निम्न में से कब घोषित किया था? ठीक है, 1206 में, 1210 में, 1216 में या 1236 में। तो यहां पर जो 1 नंबर का विकल्प है 1206, वो आपका सही आंसर होगा। डॉक्टर एएल श्रीवास्तव के अनुसार मोहम्मद गोरी की इच्छा थी कि भारत में उसका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ही बने, क्योंकि 1206 में उसे नियमित रूप से अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर मलिक की उपाधि से विभूषित उन्होंने कर दिया था। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से। किसके निधन पर? बदायूनी ने ये टिप्पणी की है। अब साथियों, इस प्रश्न को कई बार पूछा है कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? कई बार पूछा गया यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया? तो यहां पर सारी जो है डिटेल्स यहां पर मैंने दे दी गई है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन और फिरोज शाह तुगलक, ये 4 विकल्प आपके पास है। अब इन 4 विकल्पों में मोहम्मद बिन तुगलक है, उसके संदर्भ में बदायूनी ने यह कथन कहा था। देखिए, संभवतः मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। ठीक है, लेकिन वह दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव उसको रहता था, इस वजह से उसको स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु शासक की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो ये जो आपका कथन है वो बदायूनी ने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में। 15वां प्रश्न देखिए, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण निम्न में से कब किया था? चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण निम्न में से कब किया था? बलबन के शासनकाल में किया गया था, या फिरोज तुगलक के शासनकाल में हुआ था, इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में? तो यहां पर तीसरा जो विकल्प है, इल्तुतमिश के शासनकाल में 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश शासक रहे। तो इसके समय में चंगेज खां का आक्रमण हुआ था 1227 में। ठीक है, तो 1227 में चंगेज खां जो एक मंगोल था उसने भारत पर आक्रमण किया था, और उस समय इल्तुतमिश जो था वो भारत का शासक था। ठीक है, 16वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित है?
दीवाने बंदगान गुलामों का विभाग था और फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया था। अब यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक जो है, यहां पर विकल्प में नहीं शब्द आना चाहिए था साथियों। तो यहां पर देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है, यह विकल्प आपको यहां पर नहीं आना चाहिए था। सही इसमें जो पीडीएफ है उसमें सही कर दिया है, यह आपको ध्यान रखना है। तो दीवानी मुस्तकराज है, भू राजस्व विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया था, के समय इसकी का निर्माण हुआ था। दीवानी कोई है, मोहम्मद बिन तुगलक ने के समय बना था, कृषि विभाग। और दीवानी अर्ज बलबन सैन्य विभाग यहां पर था। तो यहां उल्टा सुल्टा यहां पर किया गया है, तो यह विकल्प जो है 1 नंबर का आपका सही विकल्प हो जाएगा। 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेपाक्षी चित्रकला पर विचार कीजिए। लेपाक्षी चित्रकला क्या है? इसमें शैव तथा धर्मनिरपेक्ष विषयों को चित्रित किया गया है। यह चित्रकला मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर की दीवारों पर की गई है। तो यहां पर कथनों में से 2 कथन है, इन दोनों कथनों में से कथन कौन से कथन सही है, कौन सा या कौन से? तो यहां पर केवल एक जो कथन है वो यहां पर सही है और दूसरा कथन यहां पर गलत है। क्यों गलत है? देखिए, भारत में भित्ति चित्र की अंतिम श्रृंखला जो है हिंदूपुर के निकट लेपाक्षी मंदिर में पाई जाती है। कई बार ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है, इतिहास की अलग अलग परीक्षाओं में, कि भारत की में भित्ति चित्र की चित्रकला की अंतिम श्रृंखला निम्न में से कहां पाई गई है? तो लेपाक्षी मंदिर जो है इस श्रृंखला का अंतिम मंदिर था। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसकी दीवारों पर लेपाक्षी जो चित्रकला है वो इसमें की गई है और इसके जो विषय हैं शैव और धर्मनिरपेक्ष विषयों को इसमें चित्रित किया गया है। ठीक है, तो इसलिए कथन नंबर 1 सही है और कथन नंबर 2 आपका गलत है। 18वां प्रश्न देखिए, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले एक अलग आर्य विभाग की स्थापना की थी, सही है। वे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में घोड़ों को दागने की प्रथा इसने शुरू की थी, तो यह भी आपका सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे और फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। तो यहां पर 4 नंबर का जो विकल्प है वो आपका सही आंसर होगा। फिरोज तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवानी बंदगान की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने और सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा को प्रारंभ किया था। 19वां प्रश्न देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा, बिल्कुल सही है। उस समय दिल्ली में एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गया था और बहुत से लोग मर गए थे, यह भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उनमें से एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। इन दोनों वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक आपको परीक्षण करना है और इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दी गई कूट की सहायता से चुनना है। यदि कथन ए और कथन आर दोनों सही है और आर का सही स्पष्टीकरण है तो यहां पर 1 नंबर बताना है, और ये कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है, तो 1 नंबर का आपका आंसर बताना था। अब देखिए इसमें क्या रीजन था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बहुत बड़ा काल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में पड़ गया था, बहुत बड़ा काल था। मानव और पशुओं की बहुत ज्यादा महामारी उनमें फैल गए थे और उसने बचने के लिए, इस प्लेग महामारी से बचने के लिए मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली छोड़ दी थी और 2 वर्षों तक कन्नौज के पास एक शिविर लगाया था, स्वर्गद्वारी। तो इस कन्नौज के स्वर्गद्वारी नामक शिविर में उन्होंने अपना समय व्यतीत 2 साल तक किया था। 20वां प्रश्न देखिए, 20वां जो प्रश्न है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, मुस्लिम धर्मत्व की उपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे और गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी थी। तो इतिहासकार बर्नी के अनुसार दिल्ली के जो भी सुल्तान हैं उनके शासन को इस्लामी शासन माना ही नहीं। तो न मानने का कारण जियाउद्दीन बर्नी ने क्या दिया है, यह प्रश्न में पूछना चाह रहा है। तो यहां पर तीसरा जो विकल्प है वो आपका सही आंसर आपको मार्क करना था। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के नियम भी बना दिए थे। अब देखिए, ये जो आपका बर्नी है उसने एक पुस्तक लिखी है तारीख फिरोसाई या फतवा ए जहादारी। तो बर्नी ने भारत में शासन को वास्तविक इस्लामी शासक इसलिए नहीं माना क्योंकि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी कानून बना दिए थे, जबकि जो मुस्लिम इस्लामी शासन होता है उसमें केवल शरीयत के कानूनों का पालन करवाया जाता है। ठीक है। 21वां, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो आपको बताना है, चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व यानी घोड़े से गिरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गई थी। ठीक है, 1206 में शासक बने, 10 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 22वां प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक,
नसीरुद्दीन महमूद और नसरत शाह। तो यहां पर जो 3 नंबर का विकल्प है वो आपका सही आंसर होगा, नसीरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की थी। नसरुद्दीन महमूद 1395 से 1412 जो मुगल वंश का अंतिम शासक था। 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसमें 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहां अवस्थित है? बेलूर में, भद्राचलम में, हम्पी में या श्रीरंगम में? तो यहां पर तीसरे नंबर का विकल्प आपको सही बताना है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने किया था। यहां पर 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय ध्वनि निकालते हैं। 24वां प्रश्न। साथियों, यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही यदि आपको टेस्ट सीरीज की प्रिंटेबल पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे सभी सोशल नेटवर्क जो साइट्स हैं, लिंक हैं, उनको आप हमारा जो चैनल है, चाहे व्हाट्सएप हो चैनल हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, जहाँ पर समय समय पर हम कंटेंट उपलब्ध आपको करवाते रहते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए और इनकी प्रिंटेबल पीडीएफ वहाँ से आप निकाल सकते हैं। 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? पहला अरसरवल्ली, दूसरा अमरकंटक, तीसरा ओमकारेश्वर। कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? तो आपका पहले नंबर का विकल्प जो है असरवल्ली वो आपका सही विकल्प होगा, क्योंकि असरवल्ली में सूर्य मंदिर है। असरवल्ली आंध्र प्रदेश के असरवल्ली नामक स्थान पर स्थित एक मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं सदी में किया गया था। अमरकंटक एक पवित्र हिंदू धर्म स्थल है लेकिन यहां पर सूर्य मंदिर का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। और ओमकारेश्वर जो है सूर्य मंदिर का नहीं, वहां पर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। तो जो पहला नंबर का विकल्प है असरवल्ली वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। 25वें प्रश्न देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया। बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। बिल्कुल गलत। अब देखिए यहां पर ए और आर दोनों सही हैं तो आपको ए विकल्प चिन्हित करना है, लेकिन आर ए की व्याख्या करना चाहिए। दूसरा, ए और आर दोनों सही है परंतु व्याख्या स्पष्टीकरण सही नहीं है तो बी लगाना है। 2 नंबर का आंसर आपको करना है। ए सही है, आर गलत है, 3 नंबर का विकल्प बताना है। और ए गलत है, आर सही है तो चौथे नंबर का विकल्प आपको बताना है। तो यहां पर आपको 3 नंबर के विकल्प को सही उत्तर आपको करना था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन में कई प्रयोग किए, इसी के तहत उसने सांकेतिक मुद्रा जारी करने के लिए कांसे के सिक्कों का प्रचलन किया था, स्वर्ण सिक्कों का नहीं। यह उसकी घोर असफल योजनाओं में से एक था। 26वां प्रश्न देखिए। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल खां लोदी। फिर दूसरा विकल्प है सिकंदर शाह, बहलोल खां इब्राहिम, बहलोल सिकंदर इब्राहिम, बहलोल इब्राहिम सिकंदर। तो यहां पर कालक्रम पूछा है। 3 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बहलोल लोदी, क्योंकि 1451 से 89 तक, सिकंदर 89 1517, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। ठीक है। अब 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? खजुराहो का मंदिर, भीम बेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप या मांडू का महल? तो यहां पर मांडू का महल जो है वो विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है, क्योंकि खजुराहो के मंदिर, भीम बेटका की गुफाएं और सांची के स्तूप, इन तीनों को ही इस सूची में सूचीबद्ध किया जा चुका है। मांडू का महल इस सूची में सूचीबद्ध नहीं है। मांडू का महल जो है इंदौर के लगभग 90 किलोमीटर दूर है इंदौर में, और विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित है। समुद्र से लगभग 200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ जहाज महल, हिंडोला महल तथा शाही इमाम आदि वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। मांडू का महल विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध होने के लिए चर्चित जरूर रहा था, लेकिन इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। 28वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो भीतरगांव का मंदिर, ग्वालियर का तैली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और ओसिया मंदिर। तो ये जो ग्वालियर का तिली मंदिर है साथियों, वह द्रविड़ शैली, आमतौर पे क्या होता है, द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिणी भारत में पाई जाती है। तो ये जो ग्वालियर का तैली मंदिर है उसका जो ऊपर का शिखर है वो द्रविड़ शैली का बना हुआ है। इसकी दीवारें और मूर्तियां उत्तर भारतीय शैली में है, लेकिन जो इसका शिखर है वो द्रविड़ शैली में है। तो ग्वालियर का तेली मंदिर का आपको जरूर नाम ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपको बताना है। इब्न बतूता मोरक्को का था, अल बरूनी उज्बेकिस्तान का था, मार्को पोली
पोलो इटली का, और निकितिन समरकंद। निकितिन रूसी व्यापारी था साथियों। चौथा नंबर का विकल्प आपका गलत है, क्योंकि निकितिन अफसानी एक रूसी व्यापारी था और 15वीं शताब्दी में इन्होंने भारत की यात्रा की थी, और लेखक के रूप में इनका जो कार्य है वो विलक्षण है। 3 समुद्रों का सफरनामा इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जो भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। वह 1470 से 1474 तक दक्षिण का जो बहमनी राज्य है उसका भ्रमण किया था, और बहमनी राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक जो चर्चा की है वो निकितिन ने की है। ठीक है, साथ ही जो 3 समुद्रों का सफरनामा है उसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? गोपुरम गर्भगृह से संबंधित है, या गोपुरम दीवारों पर की गई चित्रकारी से संबंधित है, या गोपुरम शिखर को कहा जाता है, या गोपुरम शिखर के तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से इसका संबंध है। तो 4 नंबर का जो विकल्प है वो आपका सही आंसर होगा। द्रविड़ शैली के मंदिरों में जो गोपुरम होता है वो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन को कहा जाता है। और जो पांडे शासक थे, पांडे शासकों की वास्तुकला में गोपुरम का अति 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 महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था, बिल्कुल सही है। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर था, बिल्कुल सही है। नवीन चंद्र दास लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित है, या उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। यहां पर जो 3 नंबर का विकल्प है वो देखिए साथियों गलत है। घासीराम कोतवाल एक मराठी नाटक है जिसके लेखक विजय तेंदुलकर था, 1972। ये तो सही है। नील दर्पण बंगाली नाटक है और दीनबंधु मित्र द्वारा 1858-59 में लिखा गया था। तो तीसरा जो विकल्प है वो आपका यहां पर गलत हो जाएगा। 32वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुरु अमरदास मीरी और पीरी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, गुरु रामदास दल खालसा, गुरु गोविंद सिंह मंजी। ठीक है, अब यहां पर सुमेलित है, सही सुमेलित पहला ग्रंथ, ये जो गुरु अर्जुन देव और आदि ग्रंथ है 2 नंबर का, वो आपको सही मार्क करना था, क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी 1604 में। इसमें 5 सिख गुरुओं, 18 हिंदू भक्तों, संत कबीर, नामदेव आदि के उपदेशों को संकलित किया गया है। मीरी और पीरी गुरु हरगोविंद के द्वारा शुरू की गई थी, अमरदास द्वारा नहीं। मंजी अमरदास तथा दल खालसा गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। ठीक है, 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर निम्न में से कहां है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम्पी इसका उत्तर होगा। 34वां प्रश्न, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, बिल्कुल सही है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने थे। तीसरा कथन, गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उसको अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी, ये भी आपका सही है। विकल्प नंबर जो 3 है, पहला और तीसरा जो कथन है वो आपका सही है, क्योंकि बंदा बहादुर को तेग बहादुर ने नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की सेना का प्रमुख नियुक्त किया था, इसलिए दूसरा विकल्प यहां पर गलत हो जाएगा। रामदास के पश्चात गुरु अर्जुन देव है जिन्होंने सिखों को गुरुमुखी लिपि दी थी। ठीक है, तो 35वें प्रश्न की तरफ अगले प्रश्न अपना है। 35वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में निम्नलिखित कौन थे? ध्रुपद गायक के तो आपके 2 महत्वपूर्ण थे आपके, एक तो हरिदास तानसेन से संबंधित थे और एक तानसेन। अकबर के ये 2 ही ऐसे ध्रुपद गायक थे जो विख्यात थे, जिनके इतिहास में व्याख्या वर्णन मिलता है। अकबर के शासनकाल के दौरान स्वामी हरिदास और तानसेन प्रमुख जो है ध्रुपद गायक थे, और ध्रुपद गायन शैली और वीणा का प्रचार अकबर के समय ही हुआ था। 36वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरगोविंद के उत्तराधिकारी थे? निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरगोविंद के उत्तराधिकारी थे? तो वो आपको बताना है साथियों। गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु तेग बहादुर थे, गुरु हरगोविंद थे, या गुरु अमरदास थे? तो यहां पर सही विकल्प आपको विकल्प नंबर 2 बताना है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर थे। औरंगजेब ने दिल्ली में 24 नवंबर 1975 को इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण उनको मृत्युदंड दिया था। 37वां प्रश्न देखिए। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीय पट्टू क्या है? कलारीय पट्टू क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सीधा उत्तर मैं आपको बता देता हूं, यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। ठीक है, तो मार्शल कला है ये कलारी पट्टू। ठीक है, तो यहां पर कई बार प्रश्न में जो व्याख्या है वो आत्मरक्षा से संबंधित कला भी दे दिया जाता है, तो यदि आत्मरक्षा से संबंधित कला विकल्प में हो तब भी आपको वो मार्क करना है। 38वां प्रश्न देखिए।
उत्तर भारत में 18वीं 19वीं शताब्दी में संगीत संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा या कौन से सही नहीं है। उस अवधि की विशेषता सदारंग नियामत खाका जिन्होंने ख्याल की विधा प्रारंभ की, बढ़ता हुआ प्रभाव था। बड़ी संख्या में संगीतकार प्रादेशिक केंद्रों से चलकर दिल्ली आ गए जहां उन्हें आशा थी कि उन्हें और अधिक रोजगार और संरक्षण प्राप्त होगा। अलग अलग विशिष्ट प्रदेशों के आधार पर घरानों का निर्माण इस अवधि की विशेषता है। तो यहां पर नहीं शब्द जो पूछा है वो 2 नंबर का है, 2 नंबर का जो विकल्प है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल से पूर्व लगभग सभी राजाओं ने संगीत को प्रश्रय दिया था और विकास की दिशा की ओर ध्यान दिया था, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में संगीत संस्कृति का पतन होने लग गया था और संगीत मुगलों के दरबार से अलग अलग प्रांतों की ओर चले गए थे, जिसमें संगीत घराने का विकास हुआ था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंदर सैनिक विभाग का जो प्रमुख था वो मीर बख्शी था। ठीक है, और मीर बख्शी सैनिक विभाग का प्रमुख होता था। सैनिकों की भर्ती करना, उनका हुलिया रखना, घोड़ों पर दाग लगाना, शस्त्र रसद आदि की देखभाल करना और पदोन्नति और वेतन देना, सैनिकों को पदोन्नति और वेतन देना भी मीर बख्शी का कार्य हुआ करता था। 40वां प्रश्न देखिए, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। क्यों? क्योंकि कंधार जो था वो सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो चौथा नंबर का विकल्प आपका यहां पर सही हो जाएगा। अब देखिए 41वां प्रश्न, कथन ए और कथन आर दोनों हैं। शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकाह को बक्स, बदख्शा और कंधार के अभियान पर भेजा गया था। कारण क्या है? शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल हुआ था। तो यहां पर कौन सा विकल्प आपका सही होगा? ए सही है और आर गलत है, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकाह को बल्क, बदख्शा और कंधार के अभियान पर भेजा तो गया था, लेकिन कारण यहां पर स्पष्ट नहीं है। 42वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी में घुड़सवार सिपाही थे। अहदी में घुड़सवार सिपाही थे। अब यहां पर जिन्होंने अर्थात इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि अहदी होते क्या थे। ठीक है, घुड़सवार सिपाही थे, उसमें कौन कौन से सैनिकों को अहदी कहा जाता था? तो यहां पर जो सम्राट जो अहदी घुड़सवार क्या है वो मैं बता देता हूं कि वे सैनिक जो सीधे मुगल सम्राट के अधीन होते थे उनको अहदी सैनिक कहा जाता था। इसमें मनसबदार के सैनिक नहीं होते थे और इन सैनिकों की नियुक्ति स्वयं मुगल बादशाह क्या करते थे और उनका जो वेतन है वो अपेक्षाकृत ज्यादा होता था। ठीक है, तो यहां पर 2 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सम्राट ही उनका आसन्न कर्नल होता था और वो किसी सरदारों से संबंधित नहीं थे। 42वां प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन आपको करना है, तो यहां पर देखिए जो दूसरा नंबर का विकल्प है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अकबर का राज्यारोहण 1556 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र 1600 ईस्वी में जमा किया गया था। इसके अलावा 1686 में शिवाजी का देहांत हुआ। ठीक है, और नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा जो है 1739 में हुआ और हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता है ही 1576 की बात है। तो यहां पर आपका विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नोरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। बिल्कुल सही है। भारत में कव्वाली से की जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभक अमीर खुसरो थे। तो यहां पर जो दोनों विकल्प हैं वो दोनों ही सही है। 45वां प्रश्न देखिए, कथन ए, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों की देखभाल करनी होती थी। यह गलत है, कथन बिल्कुल गलत है। घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदला जाता था। आर सही है लेकिन ए गलत है। चौथा नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आया, अकबर का संबंध सर टॉमस रो से, शाहजहां, ट्रेवेनियर, औरंगजेब, मनुची। तो यहां पर 2 नंबर का विकल्प है वो गलत होगा, क्योंकि सर टॉमस रो जब आए थे उस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर शासनारूढ़ थे। ठीक है, तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे, अकबर के दरबार में नहीं आए थे। ठीक है, टॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थे और जहांगीर ने इनको खान की उपाधि भी प्रदान की थी। 47वां प्रश्न देखिए, नाश्ता लीग क्या है? नाश्ता लीग ये मुगल काल की एक फारसी लिपि थी और उर्दू की पारंपरिक लिपि थी। तो यहां पर जो पहला नंबर का विकल्प है वो आपको सही आंसर करना था। 48वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है,
अब यहां पर जो सही उत्तर है, मैं सीधा उत्तर आपको बता देता हूं, क्योंकि महलवाड़ी व्यवस्था जमींदारों द्वारा व्यवस्थित थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था सरकार और रैयत के बीच जो सीधा संबंध होता था उसको रैयतवाड़ी कहा जाता था, और जमींदारी व्यवस्था में जमीन राजस्व संग्रह करने वाले किसानों को दी जाती थी। तो ये विकल्प नंबर 2 जो है वो आपको सही आंसर करना था। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में किसे बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? मक्का द्वार किसको कहा जाता था? सूरत को। ठीक है, 50वां देखिए, 50वां वही है जो पहले विकल्प थे। अपन सीधे कथन और कारण पे पहुंचते हैं। 50वें में जो कथन है वो है, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। बिल्कुल सही है कथन। और राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो दोनों ही विकल्प सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण यहां पर किया गया है। यह आईएएस में पूछा गया एक प्रश्न है। 51वां नंबर देखिए, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? ये रसखान की कविता थी। ठीक है, मोडी लिपि का संबंध किसके लेखों से किया जाता है? मोडी लिपि जो है वो मराठों से संबंधित थी। मराठों के जो भी लेख हैं, जो भी साहित्य है, उसमें मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। और सामान्यतः जो शिवाजी और पेशवा जो होते थे उनके दस्तावेजों में तो इस लिपि का विशिष्ट प्रयोग किया गया है। मोडी लिपि के आविष्कार के संबंध में इतिहासकारों में मतैक्य है, मतभेद है। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि इस मोडी लिपि का आविष्कार यादव राजाओं के एक मंत्री थे हेमाद्री के द्वारा किया गया था। और कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे बालाजी भावजी, उन्होंने इस मोडी लिपि की रचना की थी। ठीक है, आविष्कार किया था। 53वां प्रश्न है, साझा के बल्क अभियान का उद्देश्य क्या था? तो साझा के बल्क अभियान का उद्देश्य आपको बताना था। तो वे काबुल की सीमा में सटे बल्क और बदख्शा के एक मित्र शासन को लाना चाहते थे। मतलब बल्क अभियान का एक मेन टारगेट यही था कि बल्क को वो लोग बफर स्टेट के रूप में मुगल शासक यूज करना चाहते थे, और वहां पर अपने एक मित्र शासक को बैठाना चाहते थे, ताकि उस साइड से कोई भी आक्रमण हो तो मित्र शासक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीधा उसके साथ जो मुगल साम्राज्य है उसकी सीमाएं टच न हो। 54वां प्रश्न देखिए, निर्देश है नीचे, कुछ दो वक्तव्य हैं, एक को कथन आर और दूसरे को कारण आर बताया है। इन दोनों वक्तव्यों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको चयन करना है। सम्राट अकबर ने 1581 में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की तरफ कूच किया था। बिल्कुल सही है। वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करना चाहते थे। बिल्कुल गलत है, कारण गलत है, क्योंकि जो अफगानिस्तान का कूच था इसका उद्देश्य ये कतई नहीं था कि वो अपने पैतृक राज्य फरगना को वापस प्राप्त करना चाहता था। पैतृक फरगना को वापस प्राप्त करने का उसका कोई टारगेट नहीं था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन थे? आलम खान इब्राहिम लोदी का एक रिश्तेदार था और दिल्ली के राज सिंहासन को पर वह खुद अपने आप को दावेदार मानता था, इसलिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उसने आमंत्रित किया था। 56वां प्रश्न देखिए, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? सामान्य सा प्रश्न है, जहांगीर आपको बताना है। सूरत में 1613 में जहांगीर के दरबार में, जो विलियम हॉकिंस दरबार में आया था, वहां पे 1613 में फैक्ट्री खोलने की अनुमति जहांगीर के द्वारा दी गई थी। 57वां प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की? वही बात है, जहांगीर। प्रश्न को उल्टा किया गया है। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी। अकबर के शासनकाल में रज्मनामा नामक नाम से रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था। इसके अनुसार अकबर के आदेश अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी तथा फैजी ने इसका अनुवाद किया था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्यों प्रसिद्ध था? फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्यों प्रसिद्ध था? वह भवन जिसके विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। तो यहां पर फतेहपुर सीकरी जो है वो इबादत खाना का वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान लोग आपस में बैठकर अकबर के साथ चर्चा किया करते थे। और ये जो धार्मिक चर्चाएं हुआ करती थी वो आमतौर पर बृहस्पतिवार को की जाती थी। 60वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी। ये भी गलत है, क्योंकि बारूद का पहला प्रयोग तो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में हो चुका था। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुम्बद बनने की शुरुआत हुई। ये बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापना की। तो ये भी आपका जो है गलत है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग तो 1367 में ही हो गया था। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें इसका प्रयोग हुआ था। और स्थापत्य कला में मेहराब और गुम्बद का प्रयोग बाबर के समय हुआ था। ठीक है, तो ये सही है। बाबर के भारत में आने से पूर्व दिल्ली शासन में ही हो गया था। तो ये जो पहला और दूसरा तो गलत है और तीसरा विकल्प आपका सही है।
61वां देखिए, निम्नलिखित में से क्या सदर उस सुदूर से संबंधित है? न्यायिक प्रशासन, यहां पर आपका सही उत्तर होना था। 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? तो वो आपका जो कन्नौज का युद्ध था, 17 मई 1540 को बिलग्राम या कन्नौज में ये युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध में के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई थी और हुमायूं को ईरान की तरफ पलायन करना पड़ा था। ठीक है। 63वां प्रश्न, दीन ए इलाही किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो सामान्य सा प्रश्न था। 1582 में दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही नाम से एक धार्मिक परंपरा जो है अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, जिसको ये जो परंपरा थी वो सुलह कुल की नीति पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों में एकता और सामंजस्य स्थापित करना था। और इस पंथ में जो भी दीक्षित शिष्य होते थे उनको 4 चरणों अर्थात 4 गाना ये इखलास को पूरा करना होता था। 64वां प्रश्न देखिए साथियों, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था? किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था? तो वो है आपके अकबर। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ अयोध्या में 1544 में मंगलवार को रामनवमी के दिन किया था, और इसे लिखने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। इस दौरान भारत में मुगल शासन अकबर का शासन था। 65वां प्रश्न देखिए, संगम साहित्य में तोलकापियम क्या है? बहुत ही सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। तोलकापियम जो है तोलकापियर द्वारा रचित एक तमिल व्याकरण है, और यह तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है, और काव्य से भी इसका संबंध बताया जाता है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो संगम साहित्य में चेर, चोल और पांडे ये 3 राजाओं का शासन का यहां पर उल्लेख मिलता है। संगम शब्द का अर्थ आपको पता है, संघ, परिषद, गोष्ठी या संस्थान इसका अर्थ होता है। 67वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? लघु वेद की संज्ञा किस में दी गई है? तमिल ग्रंथ कुरल को लघुदेव की संज्ञा दी गई है। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर थे और ये तमिल कवि थे। यह ग्रंथ तमिल साहित्य में नीति पर आधारित एकमात्र ग्रंथ है। कौन सा? कुरल। ठीक है। 68वां प्रश्न देखिए, अकबर की दूसरी राजधानी, सामान्य सा प्रश्न है। फतेहपुर सीकरी में अकबर की दूसरी राजधानी थी। ठीक है। और इसमें जो दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषियों की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी और बीरबल की कोठी, ये कुछ महत्वपूर्ण इमारतें थी। तुर्की सुल्ताना के महल तो इतने सुंदर हैं कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती तक कह दिया। ठीक है। तो अकबर की जो दूसरी राजधानी थी वो फतेहपुर सीकरी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर बनता है। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो आपको बताना है, बाबर इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया? बहुत सामान्य सा प्रश्न है। अकबर ने मंगोलों की जो दशमलव पद्धति थी उस पर आधारित जो मनसबदारी प्रथा है उसको शुरू की थी अकबर ने। ठीक है। और मनसब का अर्थ जो है, मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है श्रेणी। ठीक है। 67वां प्रश्न देखिए, प्रयाग नगर को इलाहाबाद नगर का अल्लाह का नगर किसने बताया? अकबर थे। मुगल सम्राट अकबर ने प्रयाग का नया नाम रख दिया था इलाहाबाद, अर्थात अल्लाह का नगर के रूप में उसको स्थापित किया था। 72वां प्रश्न देखिए, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको वर्तमान में जीटी रोड कहते हैं, पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती थी। 4 नंबर का आपका आंसर सही होता, क्योंकि इसका निर्माण जो है शेरशाह ने करवाया था, और बांग्लादेश के चटगांव से ये काबुल को जोड़ती थी। और वर्तमान में जो भारत का नेशनल हाईवे नंबर 1 है और जो 2 है उसको मिला दिया जाए तो प्राचीन काल का शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड का नमूना बन जाएगा। आगे देखिए साथियों, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? खानवा के युद्ध में सामान्य सा प्रश्न है। राजस्थान की परीक्षा में ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। राणा सांगा आपको आंसर बताना था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है। 74वां प्रश्न देखिए, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है, अमीर खुसरो है, रस खान है या अब्दुल फजल है? तो अब्दुल फजल ने अपने ग्रंथ में अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। 75वां नंबर का प्रश्न देखिए, हल्दीघाटी की लड़ाई किस किस के बीच हुई? सामान्य सा प्रश्न है, अकबर और राणा प्रताप के बीच। जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। ठीक है। और जहांगीर की जब भी आपको कोई प्रश्न पढ़े तो उनकी न्याय के जंजीर और चित्रकला का स्वर्ण काल आपको जरूर दिमाग में रहना चाहिए। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को डेनमार्क वासियों ने जो है अपना अड्डा बनाया था। ठीक है। 78वां प्रश्न देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने
1499 में गोवा पर कब्जा किया था। पहला विकल्प ही गलत है, क्योंकि 1499 में नहीं, 1510 में इस पर कब्जा किया था। दूसरा विकल्प भी देख लेते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, ये भी सही है। तो पहले नंबर का विकल्प आपका गलत है और यही आपका आंसर है। आगे हमें दो प्रश्नों में दो वक्तव्य हैं, एक को कथन एक और दूसरे को कथन आर कहा, कारण आर कहा गया है। ठीक है, अब सीधा कथन और कारण पे पहुंचते हैं। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए थे, बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिमी सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था, यह गलत है, क्योंकि शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठने के बाद अपने वजीर जो नजीब खान रोहिल्ला था उससे इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो अपनी राजधानी से दूर अन्य जगह पर रहा। नजीब खान की स्थिति इस समय अत्यंत मजबूत हुआ करती थी। तो ये आर तो यहां पर एक कथन ए तो सही है, लेकिन कारण आर यहां पर गलत है। 80 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय किया? तो वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में, उसमें भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्धारण हुआ था। 81वां नंबर देखिए, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महंत पुर्तगाली शासक कौन थे? तो अल्बुकर्क आपको इसमें आंसर बताना था। ठीक है, 82वां प्रश्न देखिए। अब मैं जल्दी जल्दी इस वजह से बता रहा हूं साथियों, क्योंकि व्याख्या वाला पार्ट तो आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल ही जाता है। इस वीडियो में सिर्फ आपका थोड़ा मोटा मोटा ओवरव्यू इसमें मिल जाएगा। आज शाम को लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप एक बार जरूर चेक करें। वहां पर हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, हमारा जो एप्लीकेशन है उसका लिंक, सबके लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। 82वां प्रश्न देखिए, आगामी दो प्रश्नों में दो वक्तव्य हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। वही बात है, सीधा कथन और कारण पे पहुंचते हैं। मुगल शासन के ऱ्यास के पश्चात भारत में मराठी सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभरकर सामने आए, बिल्कुल सामान्य सी बात है, सही कथन है। संयुक्त भारत देश की संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी, यह गलत है, क्योंकि मुगल शासन के पतन के पश्चात भारत में मराठी सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभरकर सामने आए थे, लेकिन सर्वप्रथम संयुक्त भारत देश की जो स्पष्ट संकल्पना है मराठों ने नहीं की थी। ये प्राचीन भारत में गुप्त काल में ही इस संकल्पना को अपन देख सकते हैं। तो आर जो है वो गलत है। 83वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो वो रेड ड्रैगन था। ठीक है, सॉरी, हाँ, निम्नलिखित कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? जहाज तो हेक्टर था, लेकिन उसका जो कमांडर था, देखिए इसमें हॉकिंस ने 1608 में हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा था। ठीक है, ये जहाज का कमांडर था। इस यात्रा में डेविड मिडल्टन के नेतृत्व में रेड ड्रैगन नामक जहाज भी था, बिल्कुल सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो पहला जहाज था वो हेक्टर तो पूछा गया है, लेकिन आजकल तो उसके साथ जो है उसके बारे में भी कई परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मुख्य तथ्य को न पूछ के उसके सहायक तथ्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो जो आपका हेक्टर और रेड ड्रैगन है साथ साथ आए थे, तो रेड ड्रैगन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? क्योंकि वह अपने भतीजे फर्रुखसियर के द्वारा पराजित हुआ था, उसकी मदद सईद बंधु ने की थी। तो तीसरे नंबर का विकल्प आपको मार्क करना था। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन होते थे? बंजारे व्यापारी हुआ करते थे। भारत में बंजारी लोग ट्रांसपोर्टर का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे, और जो सामान वे ले जाते थे उनमें नमक, अनाज, जलाऊ लकड़ी और पशु शामिल थे। अतः बंजारे खानाबदोश व्यापारी हुआ करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय हुआ करता था? तो गोवा है, 16वीं सदी के अंत तक वहां पर इसका कब्जा रहा। तो 86 नंबर के प्रश्न में 2 नंबर का विकल्प आपका सही होगा। 87वां देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो वो आपको बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 88वां प्रश्न है, इनमें से कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया? वो आपके दुरोथ बारबोसा है, मनुची है। इसका प्रश्न का उत्तर जो है वो मनुची होगा, जो इटली के एक लेखक थे और मुगल दरबार में ये आए थे। इसके अतिरिक्त उसने दारा सिको, शाह आलम, राजा जयसिंह और कीरत सिंह की सेवा में भी इन्होंने काम किया था। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी में अधिकतर मकान किसके बनाए जाते थे? तो ट्रेवेनियर ने ये बताया है कि वहां जो वाराणसी के अधिकतर मकान थे वो ईंट और करदम के बने होते थे। करदम मतलब पंख। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसके द्वारा बनाया गया? तो वो राणा कुंभा आपका सही आंसर इसमें आपको मार्क करना था। मयूर सिंह आसन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यहां पर आपको बताना है बहादुर शाह।
तो बहादुर शाह के समय में ही नादिर शाह उसको लूट कर ले गया था। तो फिर बाद में तो जब मयूर सिंहासन भारत में रहा ही नहीं, तो बहादुर शाह के बाद जो भी मुगल शासक हुए उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। 12वां प्रश्न है, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, तो वो आपके अपने राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, सूफी संत हैं। उन्होंने ये बताया था कि भक्ति ही संगीत ही भक्ति का एक रूप है। 93 नंबर का प्रश्न है, भारत में सूफियों के चिश्ती संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रथम व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। बिल्कुल सही है। चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित चिश्त से लिया है। तो ये आर रीजन जो है वो गलत है, क्योंकि चिश्ती शब्द राजस्थान में नहीं, अजमेर में नहीं है। चिश्ती शब्द अफगानिस्तान में एक गांव है चिश्ती से संबंधित, तो वहां से चिश्त से ये जो है शब्द लिया गया है, जहां से आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। अर्थात ऐसे मान सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का गांव था वो उससे इस शब्द की साम्यता रखी जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो यहां पर देखिए, सीधा मैं बता देता हूं, नामदेव को दर्जी के साथ साम्यता बतानी थी आपको, कबीर को जुलाहे के साथ, रविदास को मोची के साथ और सेना को नाई के साथ। ठीक है। 95 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रसार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन उत्तर जो है सामान्य है, कबीर आपको इसमें आंसर बताना था। सॉरी, रामानंद जो है 95 जो प्रश्न है उसमें आपको रामानंद आंसर बताना था, क्योंकि रामानंद पहले भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश का प्रसार हिंदी में किया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो ये जो 95 नंबर का प्रश्न है उसमें आपको 2 के बजाय 3 नंबर का आंसर सही करना है। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती के समकालीन थे। और भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। तो यहां पर आपका 4 नंबर का विकल्प अर्थात 2 और 4 नंबर का जो विकल्प है वो सही होंगे। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? सही उत्तर आपका जहांगीर होगा। तुकाराम का संबंध है, जो काल है वो जहांगीर के समय का है। 19वीं सदी में भारत में चाय उगाना किसके द्वारा संभव बनाया गया? तो वह है रॉबर्ट फॉर्च्यून। रॉबर्ट फॉर्च्यून जो है वो एक स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री थे और प्लांट हंटर और यात्री थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चीन से चाय के पौधे की चोरी किए जाने के लिए भी रॉबर्ट फॉर्च्यून को जाना जाता है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हामिद लाहौरी जहांगीर के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार हुआ करता था। तो 2 नंबर का विकल्प आपका सही है। बादशाह नामा इन्होंने लिखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन करते थे, बिल्कुल सही है। एकांत में कठोर योगी व्यायाम क्या करते थे? ये भी सही है। श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन भी करते थे। तो यहाँ पर चारों के चारों विकल्प ही सही आपके हो जाते हैं। इस प्रकार साथियों, आज का जो इतिहास का जो पेपर हुआ उसके ये प्रश्न थे, 100 प्रश्न थे। और हर रविवार को आपका इतिहास जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, सहायक आचार्य है, उसका पेपर का आयोजन करवाया जाता है। यदि आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आरजे टेस्ट सीरीज